साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, अब जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी आईबी का जो एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें भी करंट अफेयर के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और डीपली पूछे गए थे। तो आप उन प्रश्नों का आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। तो यही प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है कि एक एक प्रश्न की आपको डिटेल में जानकारी विद रिटन फॉर्म में आपको उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करें हमारे टेलीग्राम चैनल से तो बड़ी आसानी से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मालदीव या फिर ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। तो किसके साथ में अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए श्री मोदी जी ने यहाँ पर मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो मैत्री सेतु पुल कहाँ पर है ये भी हम आपको जानकारी देंगे और पूरे देश के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, राजधानी भी बताएंगे, मुद्रा भी बताएंगे, क्योंकि उन्हीं देशों की राजधानी और मुद्रा आपसे पूछी जाती है जो चर्चा में बने रहते हैं। तो स्टैटिक जीके का जो प्रश्न होगा वो भी आपका यहां से कवर होता हुआ चलेगा। चलिए देखते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि बांग्लादेश के साथ में संपर्क को मजबूत करने के लिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। तो ये मैत्री सेतु पुल कहां पर स्थित है इसके बारे में भी आइए आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के साथ में संपर्क मजबूत करने के लिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका और राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, और बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो राष्ट्राध्यक्ष वर्तमान जो है वो शेख हसीना है। अब देखिए, कुछ दिन पहले हमने आपसे बांग्लादेश से संबंधित एक प्रश्न और बताया था। हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए यहाँ पर एक स्कॉलरशिप योजना चालू की है, जिसमें यह बोला गया है कि बांग्लादेश के 50 युवा जो हैं वो भारत में आकर के व्यापार कर सकते हैं, भारत की तरफ से उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। सर ये इनिशिएट क्यों लिया गया था? तो आपको याद होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हुए थे। इसके उपलक्ष्य में श्री मोदी जी ने यहाँ पर कहा था कि 50 जो है बांग्लादेश के युवा भारत में आकर के अपना उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है, उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, इसीलिए बांग्लादेश की मुद्रा और राजधानी जो है वो करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए, वंशवाद से लोकतंत्र द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी की विजय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पुस्तक है ये अभी चर्चा में बनी हुई है, तो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से। एसएससी सीएचएसएल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है अनंत विजय, ऑप्शन बी है अशोक बैंकर, ऑप्शन सी है शिव ठाकुर या फिर ऑप्शन नंबर डी है विक्रम चंद्र। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ए, यानी कि अनंत विजय जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आइए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही 15 मार्च 2021 को इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। इसमें अमेठी संग्राम के बारे में बताया गया है। अब ये सर अमेठी संग्राम क्या है? क्या कोई युद्ध है? तो देखिए, युद्ध कुछ नहीं है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि देखिए, अमेठी उत्तर प्रदेश में स्थित एक मतलब स्थान है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती चली आ रही थी, राहुल गांधी की सरकार बनती चली आ रही थी। तो राहुल गांधी को यहाँ पर हराते हुए स्मृति ईरानी ने वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई है। तो इसी सारे जो घटनाक्रम है इसके बारे में जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। तो मतलब कुल मिलाकर के स्मृति ईरानी जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है और कैसे उन्होंने अमेठी में अपना मतलब राज्य स्थापित किया इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम और पुस्तक के लेखक को याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 को कोविड-19 की वजह से वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया है। तो इस मेले की थीम क्या थी यही आपसे पूछा जा रहा है। तो पूरी जानकारी देंगे इस प्रश्न के बारे में। तो एक प्रश्न तो आपका यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि जो विश्व पुस्तक मेला 2021 है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वर्चुअल माध्यम से कैसे आयोजित किया जाता है? तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, घर बैठ करके आप उसका आनंद ले सकते हैं। वहाँ पर जाने की मनाही होती है, तो इसी चीज़ को वर्चुअल माध्यम में कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन बी है विशाल भारत विविध भारत, ऑप्शन सी है विशेष आवश्यकता वाले पाठकों के लिए पुस्तकें या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या थीम थी इस वर्ष की इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आइए आपको जानकारी देते हैं और इस प्रश्न का आंसर भी बताते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो इस वर्ष की थीम थी, जो आपका पुस्तक मेला यहाँ पर 2021 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। देखिए, तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 कोविड-19 की वजह से इस बार आभासी माध्यम में आयोजित किया गया। इस संस्करण की थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, अब देखिए, इस मेले का
ये जो मेला है ये 29वां संस्करण था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि 29वें नई दिल्ली में जो मेला आयोजित किया गया है उसकी जो है थीम क्या थी, तो थीम आप बता देंगे। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक प्रश्न लगातार एनटीपीसी में यहाँ पर पूछा गया है, अभी जो एग्जाम हुआ है ऑनलाइन, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके जो है किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किया क्या गया है, तो 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 यहाँ पर जो है फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर पूछा जा रहा है, वर्ष 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब शहर कौन सा बन गया, यानी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ता हुआ शहर कौन सा है 2016 से लेकर के 2020 के बीच में। चलिए ऑप्शन ए है लंदन ब्रिटेन में जो है, ऑप्शन बी है बर्लिन जर्मनी, ऑप्शन सी है बेंगलुरु भारत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। चलिए आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर है यानी कि भारत का जो बेंगलुरु शहर है वो 2016 से लेकर के 2020 तक में टेक्नोलॉजी में सबसे बढ़ता हुआ यहाँ पर शहर माना गया है। तो देखिए भारत का बेंगलुरु वर्ष 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक्निकल हब बन गया है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की गई है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली और बगीचों का शहर भी कहते हैं। तो दो प्रश्न आपके स्टैटिक वाले यहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं और बगीचों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। तो आपको याद रखना इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। अब इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का आपका प्रश्न ये होगा कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। अगर आप ये भी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है। ठीक है, बाकी इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये सारी जानकारी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आप कोई चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में तो वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती है, फिर आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना बहुत जरूरी है। कल भी हमने कुछ प्रश्न पूछा था और कुछ लोगों ने यहाँ पर आंसर भी दिया था, तो उनके नाम भी हम बताएंगे और कल के प्रश्न का आंसर और वो प्रश्न भी आपको बताएंगे आगे चल करके। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए जूनियर तानसेन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्तित्व का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ऑप्शन बी है राहत इंदौरी, ऑप्शन सी है भगवती प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का भी निधन हो गया है और इनको जूनियर तानसेन के नाम से जाना जाता था। देखिए तो जूनियर तानसेन के नाम से प्रसिद्ध उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का भी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें सन 2018 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये किस विधा से संबंधित है, तो ये एक गायक थे और गायक किसी न किसी घराने से संबंध रखते हैं, तो इनका संबंध रामपुर घराने से था। प्रश्न आपसे यहाँ से 2-3 प्रश्न यहाँ पर आपके बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं देने वाले प्रथम व्यक्तित्व कौन है, प्रथम व्यक्ति कौन है। ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन बी है पृथ्वीपाल सिंह, ऑप्शन सी है विक्रम सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अरूप रहा। और ये अभी चर्चा में क्यों बने हुए इनके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये आंसर बी यानी कि पृथ्वीपाल सिंह है, जिन्होंने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों जगह अपनी सेवाएं दी हैं। तो देखिए तो महत्वपूर्ण क्यों बन जाते हैं हमारे लिए, तो भारतीय थल सेना, नौसेना और जल सेना तीनों में सेवाएं देने वाले एकमात्र व्यक्ति पृथ्वीपाल सिंह हैं, जिन्हें हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ओर से सिल्वर सॉल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये मेडल दिया गया, इस वजह से ये जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो बिपिन रावत जो है वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये भी प्रश्न जो है एनटीपीसी रेलवे में 3 से 4 बार पूछा गया। साथ ही साथ में जो आईबी का भी एग्जाम हुआ था उसके भी एक सेट में यह प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो बिपिन रावत जो है, जनरल बिपिन रावत, वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत के। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो देखिए देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है ए यानी कि राजस्थान में यहाँ पर कृषि आधारित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए बहुत सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिलने वाली है, क्योंकि ये एक योजना हो गई है सरकार की, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। तो देखिए अभी हाल ही में 3 अप्रैल 2021 को देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर में शुरू किया गया। ठीक है, तो कहाँ पर, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, यह ऊर्जा संयंत्र कुसुम योजना के अंतर्गत आता है। अब ये कुसुम योजना क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो कुसुम का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान जो है वो कुसुम का फुल फॉर्म हो जाएगा। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी।
इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा से बनने वाली अतिरिक्त जो ऊर्जा होगी उसको बेच करके किसानों के उत्थान के लिए कार्य करना है। यानी सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाएगी, फिर जो बाकी बिजली बचेगी उसको दूसरे राज्यों को बेच करके वहाँ से जो यहाँ पर टैक्स मिलेगा उस टैक्स का उपयोग कहाँ पर करेंगे, गरीब जो किसान हैं उनके लिए, यहाँ पर उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। ठीक है, और जैव ईंधन नीति को भी लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। तो यहाँ से लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके बन रहे थे जो कि इस प्रश्न से संबंधित थे, तो उनको हमने यहाँ पर क्लियर करा दिया। इसीलिए हम कहते हैं इस क्लास का नाम है 360 डिग्री करंट अफेयर। जितने भी एक प्रश्न से संबंधित प्रश्न बनेंगे उन सब के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8, आइए देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 8। तो अभी हाल ही में आग लगने की वजह से सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में रहा है। तो यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर स्थित है, तो स्टैटिक का प्रश्न बनेगा विद करंट अफेयर, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा है तो यह प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है केरल। आइए आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि उड़ीसा में जो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थित है। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में आग लगने की वजह से सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में रहा है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो डेट भी आपको याद रखनी है, 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। सन 2009 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया और उड़ीसा में ही दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनने वाला है, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो महेंद्रगिरी उसका नाम रखा गया है। तो महेंद्रगिरी भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन कौन सा बन गया है, कौन सा रेलवे जोन पूर्णतः विद्युतीकृत बन गया है। ऑप्शन ए पश्चिम मध्य रेलवे जोन, ऑप्शन बी है उत्तर रेलवे जोन, ऑप्शन सी है मध्य रेलवे जोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। एमपी का यह प्रश्न बन रहा है, एमपी करंट का। तो आइए देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया, जो पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया। चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि एमपी करंट अफेयर है तो एमपीपीएससी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अभी हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। इसके अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है वो पूरी विद्युतीकृत हो चुकी है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जबलपुर में स्थित है, जिसमें जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल, ये तीनों मंडल आते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर का यह प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण है आपके एमपीपीएससी के एग्जाम्स की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार किस जिले में मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए है पन्ना, ऑप्शन बी है छतरपुर, ऑप्शन सी है सतना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रीवा। आइए इसका आंसर देखते हैं। ये भी आपका एमपी करंट का ही प्रश्न है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए, यानी कि पन्ना में जो है, पन्ना इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होना चाहिए सतना, जहाँ तक मेरा मानना है छतरपुर इसका आंसर होगा। इसका आंसर बी कर लीजिएगा, इसका आंसर है छतरपुर। तो देखिए, जैसे कुछ दिन पहले आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में यहाँ पर सोना मिलने की अफवाह उड़ी थी, वैसे ही यहाँ पर छतरपुर में बताया जा रहा है कि बहुत सारा यहाँ पर हीरा मिलने का उम्मीद जताया जा रहा है छतरपुर में। ठीक है, तो इसका आंसर छतरपुर है। देखिए, पन्ना हीरो के लिए तो फेमस है, आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन अभी अभी क्या हुआ है, तो देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगल की जमीन में दबे होने का अनुमान लगाया गया है। तो कहाँ पर, छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में। ठीक है, हालांकि अभी तक हीरे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है, तो पन्ना जिले में पाया जाता है। यहाँ जमीन में कुल 22,000 कैरेट के हीरे दबे हुए हैं, जिनमें से 13,000 कैरेट के हीरे यहाँ पर निकाले जा चुके हैं, बाकी अभी भी वहाँ पर दबे हुए हैं। वहीं बक्सवाहा छतरपुर में क्या बताया गया है कि पन्ना से लगभग 15 गुना ज़्यादा हीरे यहाँ पर निकाले जाने की संभावना है। ठीक है, तो संभावना है, अभी मिला नहीं है। ठीक है, संभावना जताई जा रही है कि छतरपुर में पन्ना से भी 15 गुना ज़्यादा हीरे यहाँ पर मिलने की उम्मीद जताई गई है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना कि छतरपुर में अभी बताया गया है कि बहुत सारे यहाँ पर हीरे मिलने की उम्मीद जताई गई है। एमपी करंट का सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल के प्रश्न की बात करते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि 1958 में भारत के किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी अगर आपको जाननी है तो कल वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिएगा। जिन लोगों ने आंसर दिया है, ऑसम आंसर यहाँ पर दिया है, पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। तो कुछ लोगों ने पूरी जानकारी दी है, आइए उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन है वो लोग। आइए देखते हैं। तो देखिए, संध्या पाटले, इन्होंने भी पूरी जानकारी दी, कब यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये सारी जानकारी संध्या पाटले जी ने दी है। मनोज अंजेलाकर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। लवली तिवारी ने बहुत सही बताया, अंतिमा तिवारी ने बहुत सही बताया, और एक अननोन पर्सन के नाम से कमेंट आई थी, उन्होंने भी काफ़ी जानकारी दी है। संध्या सोनी, ऊषा धोटे, इन लोगों ने भी बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, इन लोगों को ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो गई हैं। अब आप इनसे कभी भी पूछ लेंगे डीआरडीओ के बारे में तो ये हमेशा आपको पूरी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कमेंट बॉक्स में टाइप किया
किया। ठीक है, तो आज का प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है कमेंट बॉक्स में। तो आज के प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के वीडियो में हम आपका नाम वहाँ पर देखना जरूर चाहते हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।